गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे विज्ञान और पर्यावरण का मास्टर क्लास, जो 40 से अधिक प्रश्न होगा और यहाँ से 15 से 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपने ही छपने वाला है। ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि एनसीईआरटी एससीईआरटी का निचोड़ और सक्षमता 1 और 2 के पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ ही आपको कराता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये केवल 1 to 5 के लिए ही नहीं है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, रोनाल्ड रॉस। चारों के चारों ऑप्शन अपने आप में बेस्ट हैं। तो जो किण्वन प्रक्रिया है, अल्कोहल बनाने वाली प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल बनता है, शराब जिसे आप बोलते हैं, दारू। तो इसकी खोज 1857 में ये लुई पास्चर ने किया था। और 1857 की क्रांति भी, वहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह। देखिए जीके, जीएस, पर्यावरण, हिंदी, ये सब सुबह आपको 9:30 में और प्रतिदिन, और जो 7:30 का टाइमिंग रखा था शाम को, वो अब 8:30 कर दिया हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा वीडियो उस समय अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। तो उस 8:30 में शाम को और सुबह में आपको 9:30 में प्रतिदिन वीडियो मिलेगा। आप चैनल को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो कहिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न आएगा पास्चुराइजेशन मेथड, तो लुई पास्चर। और मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो कहिएगा रोनाल्ड रॉस। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण, कि वायरस के कारण, कि जीवाणु के कारण? किसके कारण होता है, आप जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? 1 नंबर मानकर आप लोग उत्तर देंगे। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए कोई भी पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, ये निर्धारित करता है उसका पीएच मान। तो जो उदासीन विलयन होता है, जैसे जल हो गया, नमक हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये उदासीन होते हैं और इनका पीएच मान 7 होता है। जो भी उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान 7 होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि 7 से कम होगा अगर पीएच मान, तो क्या होगा? तो पदार्थ अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिकाओं के, ये जो कोशिकाओं के केंद्रक होते हैं, केंद्रक, उसे किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और रक्त परिसंचरण की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज, संचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। यहीं पे एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो ओ ग्रुप है ब्लड का, ये सर्वदाता कहलाता है, सर्वदाता। और जो AB ग्रुप जिनका होता है, ये सर्वग्राही कहलाते हैं, सर्वग्राही। किसी से भी ब्लड ये ले सकते हैं और O वाले किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रबी फसल है। ऑप्शन है चावल, आलू, गन्ना, बाजरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलू। और जो रबी फसल हैं ये शीत ऋतु में बोए जाते हैं, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है। तो जो सिल्वर होता है Ag, इसका संकेत होता है, ये विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं। रहा बात कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का चालक होता है,
तो वो ग्रेफाइट होता है। और पेंसिल का जो लीड होता है, पेंसिल का लीड वो किससे बना होता है, किस धातु से, तो ग्रेफाइट से। लोहा का संकेत क्या होता है, तो Fe फेरम। और सोना का संकेत होता है Au। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो जो आपकी वायुमंडल है, वायु के पतली परत को आप वायुमंडल कहते हैं। स्थल मंडल, जैव मंडल जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं, प्राकृतिक घटक, और उस वायुमंडल में जो पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रतिशत वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.03%। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 21%, और नाइट्रोजन की बात किया जाए तो ये 78%। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, देखिए जो सक्षमता 1 में पूछा गया, आप प्रश्न में लूँगा। सक्षमता 1 में जितने भी प्रश्न पर्यावरण के पूछे गए, विज्ञान के, अब उनको मैं यहाँ से उठाया हूँ। और इन्हीं को इसलिए मैं दावा करता हूँ कि आप अगर कंटिन्यू देखते हैं यहाँ पे चैनल पे, तो देखिए आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और जब आप देखना बंद करते हैं तो लगता है कि आपको कुछ याद ही नहीं है, आप क्या लिखेंगे, कैसे CBT टेस्ट देंगे। लेकिन जैसे ही आप परीक्षा में बैठेंगे और प्रश्न करना शुरू करेंगे तो आपको सब याद आने लगेगा। ये हर किसी के साथ होता है। जो विद्वान लोग भी होते हैं ना, उनके मन में भी डर होता है कि क्या होगा, लेकिन जो पढ़े रहते हैं, मेहनत किए रहते हैं, उनका नतीजा अच्छा होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अगर इस चैनल पे हैं कंटिन्यू, तो 100 तो छोड़िए 120 प्लस करके आएंगे, ये वादा है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बड़े पौधे कहलाते हैं, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, हर्ब्स, हर्ब्स और ट्री। तो बड़े पौधे ट्रीज कहलाते हैं, पेड़ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ हमें छाया और स्वच्छ हवा देते हैं, किसके लिए, तो सांस लेने के लिए। अगला प्रश्न है, वे जानवर जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं कहलाते हैं। देखिए पर्यावरण का जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ना, वो आपके इर्द गिर्द से जुड़ा होगा। और पर्यावरण का ही मतलब होता है पड़ोस। तो हमारे साथ जो हमारे घरों में जानवर पाए जाते हैं उसे आप क्या कहते हैं, पालतू जानवर, पेट एनिमल्स। और जंगल में पाए जाने वाले जानवर, जंगली जानवर। तो यहाँ तो उत्तर आपका हो जाएगा पालतू जानवर। एक पक्षी खरगोश से भिन्न है क्योंकि एक पक्षी डैश है, बढ़ सकता है, चल सकता है, पंख है, हवा की ज़रूरत है, तो उसके पास पंख है, फेदर्स है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी जानवर है। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो उसे सर्वाहारी कहा जाता है। और यहाँ पे जो कुत्ता दिख रहा है ये सर्वाहारी है। चींटियाँ जब चलती हैं तो अपने पीछे डैश छोड़ती हैं। देखिए हम लोग स्कूल में कक्षा में बच्चों को समझाते हैं कि चींटियाँ जो होती हैं, देखिए कैसे कतार में, कैसे मैनर्स के साथ और कैसे वेल डिसिप्लिन में चलती हैं। लेकिन उसका एक बड़ा कारण है कि जो आगे चींटी होगी वो गंध छोड़ती है और उसी गंध के सहारे पीछे वाली सभी चींटियाँ एक लाइन में कतार में चलती हैं। तो गंध के कारण। बात की जाए चींटी की तो एक रानी चींटी होती है जो अंडा देने का काम करती है। और मक्खी की भी बात की जाए तो पूरे मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है, बाकी सिपाही मक्खी होते हैं जो कि मधु लाते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ते अपने क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं। तो आप देखे होंगे कुत्तों का क्या आदत है। एग्जाम्पल भी, लोग किसी पे गुस्सा होते हैं तो कहते हैं का कुकुर की तरह इन्हें उन्हें कैले बड़ा। मतलब ये कि कुत्ते अपने क्षेत्र को पेशाब करके और भौंक करके पहचानते हैं। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा तुक्का की भी मैं चर्चा कर लूँ आप लोगों के साथ। देखिए शिक्षक साथियों, एक तो मैं सबसे पहले बोला हूँ कि आप स्टडी कीजिए, तुक्का पे कम ध्यान दीजिए। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम हमें ये भी तो देखना है कि एग्ज़ाम भी पास करना है। ये नहीं कि पढ़ते रह गए और क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आया। तो तुक्का मारने का दो तरीका है, आप लगा लीजिएगा।
एक जब आपको उत्तर पता नहीं हो तो देखिएगा ऑप्शन में सबसे बड़ा आंसर कौन सा है। तो ज़्यादातर चांस होता है 60% कि ये सही हो। कब? जब आपको आंसर एग्जैक्ट पता नहीं है तब। और नेक्स्ट, अगर अंत में आपके पास समय कम है और 30 प्रश्न बचा हुआ है, लगातार 30 गो प्रश्न आपका छूट रहा है और समय बहुत कम है, तो आप किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी नहीं लगाइएगा। आप क्या कीजिएगा कि शुरू से आप जब टेकअप किए हैं तो आपको मिल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा टकराया है, या नहीं भी ध्यान है तो किसी एक ऑप्शन को टिक कीजिएगा। मान लीजिए 30 प्रश्न है, 30 के ऑप्शन में ए को ही रंग देंगे, निश्चित यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ए बी सी डी 1 2 3 4 नहीं कीजिएगा, और एक रंगे हैं तो एक ही रंगते चले जाइएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप 1 2 3 4 करेंगे ऐसे तो हो सकता है 1 2 सही हो जाए, 10 भी सही हो जाए, 5 भी सही हो जाए। लेकिन ये मेथड दूसरा तुक्का का आसान है, और सबसे पहला वाला तुक्का कि बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। दोनों तो ज़्यादातर चांस होता है दोनों, सभी तो ज़्यादातर चांस होता है सभी। इसको लेकर के मैं अंत में जब आपका एडमिट कार्ड जारी होने लगेगा तो मैं बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र दूंगा। हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो ये 2 नंबर मानकर आप लोग जवाब देंगे, आसान है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, यानी हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल आपके दादाजी ने खेला था लेकिन आज बच्चे आमतौर पर उन्हें नहीं खेलते हैं। देखा जाए तो ये प्रश्न नहीं करना चाहिए बिहार परीक्षा समिति को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो आजकल बच्चे नहीं खेल रहे हैं। सिर्फ मोबाइल चैटिंग और वो पबजी की क्या केवल आर्टिफिशियल गेम खेल रहे हैं। वो शारीरिक यानी फिजिकली गेम बहुत कम कर दिए हैं, जिसके कारण से बच्चों में मानसिक दिव्यांगता, बहुत सारे प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगा है, और ये विनाश की ओर जा रहा है। समाज जहाँ पे सही उपयोग है मोबाइल का वो नहीं हो रहा है और दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। खैर, फिलॉसफी बाद में, पहले प्रश्न, हम भी मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल आपके दादाजी ने खेला था लेकिन आज बच्चे आमतौर पर नहीं खेलते हैं। तो कबड्डी आपके गांव में ख़त्म होते देख रहे हैं, कहीं कहीं क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ये सब अभी देखने को मिलता है, तो ये कबड्डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में गति या उसकी स्थिति के कारण होती है। देखिए विज्ञान का गजब लाजवाब प्रश्न आया। बड़ा ऑप्शन इंग्लिश में भी देखिएगा, इंग्लिश वर्ड में बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाएगा। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे जूल। कैलोरी भी, ऊर्जा को कैलोरी में भी दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रिक गैजेट डैश के ऊर्जा के काम करते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक हैं, इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिसिटी से काम करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल। अगला प्रश्न है, हम क्रिकेट खेलने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, यहाँ भी बड़ा ऑप्शन है, ये लगभग सेम है। लेकिन हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो अपने बाजुओं को चलाते हैं, पैर को, हाथ को मोड़ते हैं, तो मांसपेशियों का की रासायनिक ऊर्जा, तो मांसपेशियों का हम लोग उपयोग करते हैं। कालाहांडी में कई मजदूरों की मौत हो रही है, किसके कारण, भूख के कारण, हंगर के कारण। हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए जो आप लोग बर्गर, पिज़्ज़ा खाना बनाने के डर से खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, इसे जंक फूड कहा जाता है, और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, यानी अच्छा नहीं है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। तुक्का जो बताया था देखिए कितना ज़्यादा मैच कर रहा है। पर्यावरण हो आपका, पर्यावरण हो, सीडीपी हो, सीडीपी में तो बताया हूँ कि कैसे करना है, पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड कैसे लेना है, फिर से बताऊँगा। जब जब सेट ला रहा हूँ आपको सब चीज़ों को चर्चा करते हुए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 10 दिन में अगर आप चाहते हैं 100+ अंक लाना या 120, तो आप पूरे वीडियो के इत्मीनान से देखिए। अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं भी लगे तो लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो दूसरा चैनल है, वहाँ पैसा फ़ी दे करके PDF मंगा लीजिए और अलमारी में रख दीजिए। मैं PDF नहीं देता हूँ, वीडियो के सहायता से ही चाहता हूँ
कि रिज़ल्ट हो। पहला चैनल है मेरा जीके स्टडीज़। जीके स्टडीज़ आप इस पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ भी आपको सक्षमता की तैयारी और बिहार सरकार शिक्षा विभाग की संपूर्ण जानकारी जो भी पत्र होता है दी जाती है। और सक्षमता के लिए प्लेलिस्ट भी है जीके का, गणित का, जिसमें बहुत सारा वीडियो बताया हूँ और उस पर भी तैयारी कराई जाती है और इस चैनल पर भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का जो घटक है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? जब हम भोजन करते हैं तो हमें पोषक पदार्थ मिलते हैं और उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, ये हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है। विटामिन रोगों से रक्षा करता है। और बता दूं, फंक ने विटामिन की खोज की थी। BC जो विटामिन है जल में घुलनशील है और बाकी A, D, E, K ये सब वसा में घुलनशील है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। इस प्रश्न को करा चुका हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक, जीके स्टडीज़ चैनल का लिंक, गणित के प्लेलिस्ट का लिंक, फिर से जीके जीएस का प्लेलिस्ट का लिंक और सक्षमता 1-2 के प्रश्न पत्र का जो कराया हूँ हल, उसका भी लिंक दिया गया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख करके सक्षमता लिखेंगे, मैं आपको देखूंगा मैसेज तो सेंड कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है? तो ये है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप कहेंगे घेंघा। क्या कहेंगे? घेंघा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अंडे डैश का एक समृद्ध स्रोत है, तो ये प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। मनुष्य के पेट में गैस्ट्रिक जूस डैश होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो ये अम्ल होता है। और सबसे प्रबल अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ वह ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है जो उसके गृहनगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग है। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? तो केरल में ज़्यादा नारियल के पेड़ होते हैं। अगला प्रश्न, पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? तो पौधे जब भोजन बनाते हैं तब वो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और किसकी सहायता से वो भोजन बनाते हैं? तो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन काट दीजिए। पानी, सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब क्या हो जाएगा? पानी, सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भोजन बना किस विधि से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। और इनका रसोई घर क्या कहा जाता है? तो पत्तियाँ। और पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रंध्र, स्टोमटा। और श्वसन क्रिया किससे करते हैं? तो पत्तियों से ही। 5-5 प्रश्न आप कर सकते हैं यहाँ से। खाद डैश और डैश से भरपूर होती है, इसलिए यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है। तो पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रिपीट किया है प्रश्न, ये भी रिपीट किया हुआ है। सरसों का तेल और मिट्टी का तेल डैश तरल पदार्थ हैं, तो ये अमिश्रणीय तरल पदार्थ हैं। तेल लगा हुआ कागज़ डैश सामग्री के रूप में कार्य करता है, तो ये पारभासी के जैसा कार्य करता है। देखिए, अपारदर्शी क्या होता है? जिससे आप आर पार नहीं देख सकते हैं। और पारदर्शी क्या होता है? जिससे कांच हो गया, आप इस पार से उस पार देख सकते हैं। और पारभासी क्या होता है? जिसे आप धुंधला देख सकते हैं। समझ गए होंगे। तेल लगा, ये रिपीट किया है प्रश्न फिर। पौधे में श्वसन मुख्य रूप से डैश के माध्यम से होता है। अभी मैंने चर्चा किया था, पूछा भी है। 3 नंबर मानकर इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ऑप्शन है पत्तियाँ, जड़ें, तना, इनमें से कोई नहीं। श्वसन में हम जानवर, हवा का, यानी श्वसन में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे ही क्यों ना हो, वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। और खाना बनाएंगे तब उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो प्रश्न है, श्वसन में जानवर हवा डैश स्तर अंदर लेते हैं और डैश चीज़ बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे।
पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, धातुएं विद्युत की डैश होती हैं? तो सुचालक होती हैं, कंडक्टर्स। कौन सा नियम कहता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो यहाँ तो दो प्रश्न का उत्तर आपको यूं ही मिल गया कि समान आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं तो प्रतिकर्षित, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो प्रश्न का जवाब मिला। और ये नियम है कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूजल को पुनः भरने में मदद नहीं करता है? देखिए कभी कभी नहीं मिस हो जाता है, छूट जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या जो है ये भूजल को पुनः भरने में मदद नहीं करता है। यहाँ देखिए वनों की कटाई, ये भी सही है। देखिए मैं जो कहा था तुक्का, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से पीने योग्य पानी का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो भूजल। महासागर का पानी तो खरा होता है, नमकीन होता है। नदी का पानी अब पीने लायक नहीं होता है। जो भूजल है ग्राउंड वाटर, वो पीने योग्य होता है। वे संसाधन जो शीघ्र नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाते हैं कहलाते हैं। मतलब कि जिसका आप यूज़ करेंगे और वो पुनः प्रकृति के द्वारा आपको जल्द से जल्द मिल जाए, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आप सभी को मज़ा आया होगा और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। आप चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, एग्ज़ाम में बैठिए, और इर्द गिर्द अगर कोई साइबर वाला है तो वहाँ जा कर के एक दिन टेस्ट लगा लीजिए कि कैसे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, और जब आपका अंक 110 120 आएगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर मैसेज करेंगे, या चैनल पे जब मैं पढ़ाऊँगा तो केवल परीक्षा के लिए ही ना पढ़िए, कुछ नए जानकारी, नए चीज़ों को हम लोग आपस में साझा करेंगे, सीखेंगे। मैं कुछ आप लोगों से सीखूंगा, अनुभव लूँगा आप लोगों से, और कुछ अपना अनुभव शेयर करूँगा। तो यही एक ज़रिया होता है एक शिक्षक ग्रुप में जुड़े रहने का, और हम लोग आपस में बटे नहीं हैं, एक शिक्षक परिवार हैं और बच्चों को पढ़ाना हमारा काम है। आज के लिए इतना ही।